हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। और हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग फिर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ये जो रेक्टिफायर टर्म आप देख रहे हैं, ये तो एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, चैप्टर है। मगर रेक्टिफायर इज अ वेरी वेरी इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ डायोड। जितने डायोड्स आपने पढ़ा है, तो जो इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन डायोड का है वो क्या है? रेक्टिफायर। सो टुडे वी विल बी सीइंग रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर का हम लोग कुछ टर्म्स भी आज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। देखो, रेक्टिफाई एक इंग्लिश वर्ड है। रेक्टिफाई एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है सुधारना, टू करेक्ट, टू करेक्ट, सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब क्या है? सुधार करना। तो रेक्टिफायर सर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या सुधार हो रहा है? क्यों इसका नाम सुधार करना रखा गया है? देखो बेटा, आप बहुत सिंपल सी बात को समझो। तो जो रेक्टिफायर है वो रेक्टिफाई करता है, करेक्ट करता है। तो आप बोलोगे सर क्या करेक्ट करता है? गलती क्या हुई थी जो करेक्ट करेगा? गलती कुछ नहीं है, बात को समझिए। हमारे डोमेस्टिक में, घरों में जो भी सोर्स है वो क्या है? एसी सोर्स है। जितना भी प्लग्स है वो एसी प्लग है, एसी सोर्स है। कितना भी 2 प्लग, 3 प्लग, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 16 एम्पियर सब है। कहीं किसी के पास डीसी सप्लाई या सोर्स नहीं है। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आया तो जो मोबाइल चार्जर है वो आपका क्या काम करता है? दिस चार्जर इज वर्किंग ऑन डीसी +5 वोल्ट। डीसी में ये काम करता है। मगर सोर्स क्या है बेटा? सोर्स है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, एसी इन इंडिया। और डीसी है तो फ्रीक्वेंसी तो 0 हर्ट्ज हो जाएगा। और ये कितना है? +5 वोल्ट। तो इसी को सुधारा गया है। ये जो डिवाइस है रेक्टिफायर, इसी को सुधारा गया है, रेक्टिफाई किया गया है कि जो सप्लाई हमारा 220 है, क्या पूरे घरों का सोर्स को चेंज कर दिया जाए? क्या सब स्टेशन और जनरेशन और पावर सप्लाई को पूरा चेंज कर दिया जाए, तब जाकर के आपका डीसी सोर्स मिलेगा? या फिर हम लोग एक छोटा सा डिवाइस इन्वेंट कर दें रेक्टिफायर कि बस उसको प्लग इन करें और हमारा एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाए। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। समझ में आ गई बात? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? रेक्टिफायर, या रेक्टिफाई करना या करेक्ट करना। रेक्टिफायर शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे पहला टर्म है वो है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग क्या मतलब है? दूसरा टर्म है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी। तीसरा टर्म है ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, TUF। उसके बाद हम लोगों का एक और टर्म है रिपल फैक्टर, या रिपल वर्ड है। एक वर्ड रिपल देखेंगे और एक वर्ड देखेंगे रिपल फैक्टर। क्या है? कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर के बाद हम लोग देखेंगे फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कैसे निकलता है, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा। और फिर हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टाइप, ब्रिज टाइप। ठीक है। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स भी हम लोग देखेंगे। सो दीज आर द सर्टेन टर्मिनोलॉजीज। एवरेज वैल्यू का भी इस्तेमाल है यहाँ। average value. So these are the terminologies which we need to see and understand and see it visually, graphically भी, imaginative form में भी हम लोगों को देखना है। तो अभी हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करेंगे कि AC DC में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है। Let's see the definition of a rectifier. Technical definition समझ लो बेटा। Rectifier is a device that converts an oscillating वर्ड का मतलब है यहाँ पर सिंपल सा, oscillating का मतलब है AC। ऑसिलेटिंग का मतलब है एसी। ऑसिलेटिंग टू डायरेक्शनल एसी करंट। ठीक है, इसी को सिंपल एसी समझो। हाँ, दिखाइए यहाँ एसी इनटू अ सिंगल डायरेक्शन डीसी। तो ये कौन सा डिवाइस है? जो आपका एसी को
सिंगल डायरेक्शन डीसी में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कर दे तो इसका फुल वेव बोलते हैं, और ऐसा कर दे तो इसको हाफ वेव बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर कैन टेक अ वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल फॉर्म्स, बहुत तरह का उसका फॉर्मेशन हो सकता है, फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब डायोड्स, क्रिस्टल रेडियो रिसीवर टू मॉडर्न सिलिकॉन बेस्ड डिजाइंस, देयर आर मेनी फॉर्मेशंस। ठीक है, तो एसी को डीसी करने वाले डिवाइस को रेक्टिफायर बोलते हैं, बट ये इनकम्प्लीट है एक्चुअली। एसी टू पल्सेटिंग डीसी इज द करेक्ट वर्ड। नो व्हाट डू मीन बाय पल्सेटिंग डीसी, इस टर्म को भी देखेंगे, मगर उससे पहले ग्राफिकल फॉर्म में समझो कि एसी को कोई डीसी में कैसे कन्वर्ट कर देगा। लेट्स हैव अ लुक। मान लो बेटा कि ये हमारा एसी है, मान लेते हैं, थोड़ा सा गलत सलत बनता है हमसे। मान लो कि दिस इज आवर एसी, इसको कन्वर्ट करना है डीसी में ग्राफिकली, तो एक्चुअली होगा क्या कि ये जो रेफरेंस लाइन है, दिस इज योर रेफरेंस लाइन या रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज, ये जो रेफरेंस वोल्टेज एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड है, दोनों का बराबर ही रखना होगा लगभग लगभग। देखो छोटा हो गया तो इसको मैं बना दूं बढ़िया से। चलो मान लो कि AC है और दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको करना है पल्सेटिंग DC में। तो क्या होगा अगर किसी भी तरह से तुम ये रेफरेंस वोल्टेज को यहां से हटा करके नीचे की तरफ ले आओ। Let's bring that reference voltage to over here. Now you can see what is happening. What is happening is कि this figure is converted to pulsating DC। देख लो, तो देख लो, what is a rectifier? AC to pulsating DC। Can't you see this? लगभग लगभग ये पल्सेटिंग डीसी हो गया। तो ग्राफिकल फॉर्म में एसी टू डीसी करने के लिए रेफरेंस वोल्टेज को नीचे कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक एसी टू डीसी हो जाएगा। दिस इज ग्राफिकल फॉर्मेशन। मगर हम लोग इसको आईसी के फॉर्म में और सर्किट के फॉर्म में और डायोड का क्या रोल है, ये सब फॉर्म में भी इसको देखेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। पहले टर्मिनोलॉजीज देखना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है पीआईवी, याद भी कराते चलेंगे, टेंशन ना ले बेटा। पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी क्या है? पीक का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम इनवर्स का मतलब रिवर्स, और यहां रिवर्स से मतलब क्या है? बायस, रिवर्स बायस। मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जो एक डायोड को दिया जाए कि वो ना जले। व्हाट इज पीआईवी? पीआईवी इज अ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। पीआईवी इज अ मैक्सिमम, PIV इज अ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा जो डायोड सस्टेन कर ले, बर्दाश्त कर ले बिना डैमेज हुए हुए या जले हुए। जैसे एक डायोड है, एक डायोड है मान लो, तो इसको अगर आपने रिवर्स बायस किया, मान लो दिस इज योर डायोड, और इसको आपने रिवर्स बायस किया, तो अब सवाल है कि ये रिवर्स बायस कितना वोल्ट करोगे? 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 2000 वोल्ट या 2 लाख वोल्ट? तो हर का एक लिमिट होगा ना। तो वो जो लिमिट है उसको ही जो नहीं जलाए डायोड को, मैक्सिमम लग जाए मगर डायोड को ना जलाए। मान लो कि डायोड बना हुआ सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट उसका फॉरवर्ड बाइसिंग में है और 6 वोल्ट रिवर्स बाइसिंग में, और तुम लगा दे रहे हो 220 वोल्ट, तो फटाक से जल जाएगा। इसीलिए तो बीच में कन्वर्टर चाहिए। हाँ, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज if VRB is greater than PIV तो क्या होगा? जल जाएगा, डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड, डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड। तो यही एक्चुअली PIV जो है ना, वो क्या है? रेंज है, रेंज, या इसको हम लोग बोलते हैं आपका, इट इज द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो PIV क्या है? ये है आपका वोल्टेज रेटिंग इन रिवर्स बायस, वोल्टेज रेटिंग
इन रिवर्स बायस। कोई भी सामान आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो तो उसके मैनुअल में उसका रेटिंग दिया रहता है। दिस मीन्स कि उससे ज्यादा का पावर या सप्लाई आपको नहीं देना है, तो उसी को रेटिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो पीआईवी एक रिवर्स वोल्टेज का रेटिंग है, मगर ये एक रेंज में आता है और ये आपका इतना रखना है कि वो सस्टेन कर ले। रिवर्स बायस अगर ज्यादा हो गया तो वो जल जाएगा, इसीलिए देयरफॉर वीआरबी शुड ऑलवेज बी लेस देन पीआईवी। रिवर्स बायस वोल्टेज पीआईवी से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। और पीआईवी का रेंज देख लो, पीआईवी रेंजेस फ्रॉम 10 वोल्ट टू 10 किलो वोल्ट। इससे सवाल पूछेगा, पीआईवी रेंजेस फ्रॉम 10 वोल्ट टू 10 किलो वोल्ट। 10 वोल्ट टू 10 किलो वोल्ट, ऐसा नहीं है कि 2-4 वोल्ट में ही जल जाएगा। रिवर्स बायस 10 वोल्ट टू 10 किलो वोल्ट जा सकता है। सो पीआईवी, अब आप देखो यहां पर कि हम लोगों का 3 तरह का डायोड है, रेक्टिफायर है, हाफ वेव और फुल वेव में भी, सेंटर और ब्रिज। तो इसका पीआईवी कितना कितना है देखोगे? इसका पीआईवी है, हाफ वेव का पीआईवी इज, पीआईवी ऑफ हाफ वेव इज Vm. PIV of center tapped is 2 Vm and PIV of bridge is again Vm. So this is your 3 marks question. PIV कितना कितना है? PIV of half wave is Vm. PIV of full wave center tap, full wave में कौन सा? Center tapped is 2 Vm and PIV of bridge is Vm. मजा आ रहा है? Let's see another term, average value. एवरेज वैल्यू क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे प्लीज, कोशिश करेंगे। देखो ये हमारा एक ग्राफ है साइन वेव का, जो टाइम डायमेंशन में ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, ठीक है। हम लोगों को एवरेज वैल्यू निकालना है, ये पूरा है तो एवरेज वैल्यू विल बी अबाउट दिस पार्ट, एवरेज आधा, ठीक है। तो इसका एवरेज वैल्यू निकालने का जो आपके पास जो फॉर्मूला है वो है average value is equal to area under the curve, area under the curve divided by base length। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है? एरिया अंडर द कर्व है आपका 0 से पाई, 0 से पाई, और वी आर टॉकिंग अबाउट करंट, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट। तो एरिया अंडर द कर्व इज 0 टू पाई आई डी थीटा। और बेस लेंथ कितना है? बेस लेंथ है ये, बस इतना ही ग्राफ है ना, मतलब पूरा साइकिल होता जहां तक होता वहां तक लेते, मगर यहीं तक है तो बेस लेंथ इज 2 पाई। सो द बेस लेंथ विल बी 2 पाई। सो एवरेज वैल्यू इज एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस लेंथ। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक टर्म देखेंगे, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या टर्म है? TUF, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर कितना परसेंट यूज हुआ, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का मतलब है यूटिलाइज होना या यूज होना, कितना परसेंट किस रेक्टिफायर में वो यूज होगा। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एक तरह का एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर निकालना है। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर को निकालना आसान है, याद करा देते हैं। आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर क्या होगा? DC। और इनपुट ऑफ रेक्टिफायर क्या होगा? AC। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो कोई भी रेक्टिफायर बिना ट्रांसफॉर्मर से नहीं बन सकता है, तो ट्रांसफॉर्मर लगाना जरूरी है। तो मगर रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर किस में आ रहा है? DC में, और इनपुट क्या है? AC। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जा रहा है वो हो जा रहा है PDC, पावर ऑफ DC बाई पावर ऑफ AC, power of DC by power of AC. Therefore, transformer utilization factor can be defined as DC power delivered to load। जो लोड होगा, आउटपुट, जो भी मोबाइल चार्जर लगा रहे हो या बैटरी चार्जर लगा रहे हो या लैपटॉप का चार्जर लगा रहे हो, तो वही है आपका पावर लोड है, बाय AC रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, AC रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर secondary। Therefore, TUF is PDC, PDC मतलब क्या? आउटपुट बाई PAC,
इनपुट और आउटपुट। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाफ वेव का अलग है, फुल वेव का अलग है, सेंटर का अलग है और ब्रिज का अलग है। देखो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है ना वो हाफ वेव का ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.287 और सेंटर टैप का ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.693 और ब्रिज का जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो है 0.812। तो सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल ये कर रहा है कौन? ब्रिज। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज यूजिंग हाईली द ट्रांसफार्मर। Now let's see the block diagram of power supply. Block diagram of power supply. Power supply unit in rectifier. तो जो फाइनली आप मोबाइल चार्जर जो लगा दे रहे हो एसी में, तो वो रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सा कंपोनेंट्स लग रहा है, उसको स्टेप बाय समझाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो बेटा लग रहा है उसका नाम है ट्रांसफार्मर। दूसरा कंपोनेंट लग रहा है यो रेक्टिफायर जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एंड में लगता है फिल्टर, फिर लगता है वोल्टेज रेगुलेटर और फिर है लोड, यानी कि जो आपका मोबाइल चार्जर या लैपटॉप चार्जर या टैब चार्जर या कोई भी डीसी का सेट ऑफ बॉक्स जो आप लगा रहे हो, जो भी प्लग इन कर रहे हो, वो है आपका लोड। तो 5 स्टेप्स में इसको समझते हैं। सबसे पहले आप समझो इसको बेटा इस तरह से कि जो ट्रांसफार्मर लग रहा है उसके बारे में आप जानो कि कौन सा ट्रांसफार्मर लग रहा है और क्यों लग रहा है। तो जो ट्रांसफार्मर लग रहा है उसके बारे में जानेंगे, फिर यहां हम लोग जानेंगे कि कौन सा रेक्टिफायर का क्या फंक्शन है, फिर हम लोग फिल्टर्स के बारे में जानेंगे, फिर कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर लग रहा है और लोड तो बहरहाल आप जानते ही जानते हो। तो जो ट्रांसफार्मर लग रहा है वो लग रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहा है जिसमें कि सेकेंडरी का वाइंडिंग प्राइमरी के वाइंडिंग से कम होता है, स्टेप डाउन करता है। इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में ये कन्वर्ट कर देगा, मगर एसी ही रहेगा। देखो 20 वोल्ट 220 वोल्ट होना चाहिए ना, 220 वोल्ट है, 120 लिया हुआ है ये। अच्छा अभी विदेशी है ना, 220 इंडिया का है, 120 बाहर का होगा। 220 वोल्ट इंडिया का 60 हर्ट्ज है, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज कर लो, ये अमेरिका का रेटिंग लिखा हुआ है 120। 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट अगर जा रहा है तो यहां भी 50 हर्ट्ज 220 ही जाएगा और द आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। मगर इसका वोल्टेज जो है ना 220 वोल्ट जो है वो स्टेप डाउन हो जाएगा, कुछ कम वोल्टेज जाएगा, 220 नहीं जाएगा पर फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, यानी कि एसी एसी ही रहेगा। फिर ये जाएगा रेक्टिफायर में। अच्छा रेक्टिफायर दो तरह का है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव भी दो तरह का है, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इन तीनों में से किसी एक में जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जनरली वी यूज ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो मोबाइल चार्जर है या जो लैपटॉप चार्जर है वो कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव या फुल वेव में कौन सा, तो आप सटीक आंसर बोलो डेट इज ब्रिज। तो जनरली हम लोग ब्रिज ही पढ़ेंगे। फिर लगाते हैं फिल्टर। देखो रेक्टिफायर जब लगा तो जो एसी इनपुट आया यहां पर और ट्रांसफार्मर आउटपुट में भी एसी ही रहा, मगर स्टेप डाउन हो गया ताकि यहां आपका रेक्टिफायर में पास होने के बाद डीसी आउटपुट मिल जाए। इसी को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। फिर लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर कितना तरह का हो सकता है? फिल्टर कुड बी योर एलसी फिल्टर, पाई फिल्टर, है ना, एल फिल्टर, सी फिल्टर, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत तरह का फिल्टर है। फिल्टर का काम है स्मूथ करना डीसी आउटपुट को। जो डीसी आउटपुट आपका यहां पर आ रहा है ये नहीं चलेगा, इसमें से रिपल हटाना होगा और स्मूथ करना होगा। द यूज ऑफ फिल्टर इज टू स्मूथ आउट द डीसी आउटपुट। व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर? स्मूथ आउट द डीसी आउटपुट, स्मूथ आउट डीसी आउटपुट या रिपल्स को हटाएगा थोड़ा बहुत। फिर हम लोग लगाएंगे वोल्टेज रेगुलेटर। अब बोलोगे सर ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर वही है बेटा जो आपने डायोड परिवार में पढ़ा था, और यहां पर जो वोल्टेज रेगुलेटर लगेगा उसका नाम है जेनर डायोड, क्योंकि जेनर डायोड का दूसरा नाम ही है कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर लगाने से क्या होगा, ये देखो ये वाला आउटपुट आ जाएगा एकदम कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू वैरी।
वैरी का मतलब है क्या है? वैरी का मतलब नहीं समझे? अभी बता रहे, देखो, दिस इज ऑल्सो डीसी, दिस इज ऑल्सो डीसी, दिस इज ऑल्सो डीसी एंड दिस इज ऑल्सो डीसी। तो क्या कोई भी डीसी आ जाएगा? टाइम के साथ वैरी करेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी करेगा, इनपुट के साथ वैरी करेगा? नहीं। जब कांस्टेंट वोल्टेज लगा दिए हो, अब वो किसी भी चीज के साथ वैरी नहीं करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। इसीलिए हम लोग जेनर डायोड को लगा रहे हैं टू मेंटेन अ कांस्टेंट आउटपुट। कांस्टेंट आउटपुट लगाने के लिए ही हम लोग जेनर डायोड का या वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। और फाइनली हम लोग लोड लगा रहे हैं जहां से आपको मिल जाता है डीसी आउटपुट या रेक्टिफाइड सिग्नल, डीसी आउटपुट रेक्टिफाइड सिग्नल। So this was the simple brief explanation of how the rectifier works and what is inside the rectifier, what are the components used and what are the various functions of rectifier. अब हम लोग एक करके इसका डिटेल्स में देखेंगे, हाफ वेव एंड एक्सेट्रा। Now please have a look on the various types of rectifier. Rectifier तो IC के फॉर्म में भी होता है, और आपका किस किस तरह से rectifier दिखता है, it is unimaginable for you people. So you can see कितना तरह का rectifier exist करता है। ये सब किसी न किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर है जो इस्तेमाल होता है अलग अलग जगहों पे। रेक्टिफायर सिर्फ डोमेस्टिक यूज यानी मोबाइल चार्जर में नहीं, इसका इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत ज्यादा है। तो देयर कुड बी अ वैरायटी ऑफ रेक्टिफायर्स एग्जिस्टिंग। सो ये एक ब्रीफली था कि आप इसको थोड़ा पहचानने की कोशिश करेंगे। Now see certain applications of your rectifier. Rectifier हाफ वेव पढ़ने से पहले उसका कुछ हम लोग बेसिक एप्लीकेशन जान ले जनरल रेक्टिफायर का, फिर हाफ वेव का अलग, फुल वेव का अलग लिमिटेशंस देखेंगे। तो जो एप्लीकेशंस ऑफ रेक्टिफायर्स है, ये यूजेस है, वो आपका डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, जो आपका स्पीड को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, वेरिएबल स्पीड जो करता है, जिसको हम लोग ड्राइव बोलते हैं, एसी एंड डीसी ड्राइव, तो वहां पर डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल में इसका इस्तेमाल है। बेस डिजाइन फॉर हायर पावर एप्लीकेशन। हायर पावर एप्लीकेशन कहीं होगा, वो भी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो उसके बेस डिजाइन में काम। होम अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होम अप्लायंसेस है उसमें आता है, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, सेट टॉप बॉक्स हो गया, बहुत तरह का लैपटॉप हो गया एक्सेट्रा। और डीसी मोटर ड्राइव्स, देखो ड्राइवर्स बोले थे ना यहाँ पे, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल या डीसी ड्राइव एक ही चीज है। बैटरी चार्जर एंड बेस फॉर द एसी टू एसी कन्वर्टर। एसी टू एसी कन्वर्टर इज नोन एज साइक्लो कन्वर्टर, मगर उसका बेस जो है ना वो क्या है? रेक्टिफायर, क्योंकि वो एसी को डीसी में करेगा, फिर डीसी को एसी में करेगा, तो फाइनली एसी टू एसी होगा, सिंगल स्टेप में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपका बड़ा बड़ा एप्लीकेशंस है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाई द पीएन डायोड इज हाईली यूज्ड इन योर रेक्टिफायर। एप्लीकेशन ऑफ पीएन डायोड। Application of PN diode as rectifier. रेक्टिफायर में पीएन डायोड या डायोड का इतना वाइडली इस्तेमाल क्यों है? क्योंकि डायोड का कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है इसका यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा और उसमें नहीं करेगा। तो किस में कनेक्ट करता है? फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा एंड रिवर्स बायस में नॉट कंडक्ट करेगा, नॉन कंडक्टिंग बन जाएगा। यही वो प्रॉपर्टी है जो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो एक हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, और रिवर्स बायस में होगा तो अनदर हाफ में कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये हम लोगों का वाइडली इस्तेमाल है। अब हम लोग देखेंगे अपना हाफ वेव रेक्टिफायर। Now let's see our half wave rectifier. Half wave rectifier.
हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि एसी सप्लाई जब लगाया जाता है आपका इनपुट में, व्हेन वी सप्लाई द एसी इन इनपुट, तो एसी सप्लाई लगाने का इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल जो एसी का होगा, वो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो एसी का होगा वो तो फॉरवर्ड बायस के कारण कंडक्ट करके लोड में आ जाएगा, मगर जो रिवर्स बायस में या जो जो नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो रिवर्स बायस होने के कारण वो कहीं पर न यहाँ दिखेगा और न यहाँ दिखेगा। इसीलिए आपका ये जो आउटपुट आ रहा है वो फुल इनपुट के बावजूद आधा आउटपुट आ रहा है, तो इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। इस बात को हम लिख देते हैं। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम यहाँ पे लिखने की कोशिश किए हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन AC इज अप्लाइड एट इनपुट, AC इनपुट में लगाया गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर्स अक्रॉस द लोड, जो पॉजिटिव हाफ होगा एसी का वो अपीयर्स हो जाएगा क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में रहे, वेयर एज निगेटिव हाफ साइकिल, जो निगेटिव हाफ साइकिल आएगा वो सप्रेस हो जाएगा, इसीलिए हाफ वेव बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग प्लीज ध्यान देंगे, देखो जब एसी सप्लाई जा रहा है तो ये दो पार्ट में जाएगा, एक जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक जाएगा निगेटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर आएगा तो ये डायोड P है और N है, तो ये पॉजिटिव है और ये P और N है, तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ फॉरवर्ड बायस, तो ये जो D है दिस विल बिकम फॉरवर्ड बायस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, D इज फॉरवर्ड बायस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसीलिए ये आपका कंडक्ट करंट करेगा और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ आएगा और ये लोड में आएगा, तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था वो लोड में आने की वजह से एग्जैक्टली जो इसका मैग्नीट्यूड है ठीक उतना ही मैग्नीट्यूड आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ आ गया। अब हम लोग केस 2 देखते हैं येलो कलर से। अब निगेटिव हाफ साइकिल आया, अब निगेटिव हाफ साइकिल जब एंटर किया यहाँ येलो कलर से निगेटिव हाफ साइकिल, तो ये डायोड तो इस तरह से है, ये P है ये N है, तो डायोड बिकम्स D बिकम्स RB, D इज RB इन निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, तो रिवर्स बायस होने के कारण ये कंडक्ट नहीं किया और यहाँ कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसलिए कोई भी करंट नहीं मिलेगा। तो ये जो येलो से हम दिखा रहे हैं निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ नहीं आएगा, ना इधर आएगा और ना इधर आएगा, इसलिए ये हो जाएगा सप्रेस्ड। फिर हम लोगों का नेक्स्ट साइकिल आएगा पॉजिटिव, फिर ये पार करेगा, तो यू कैन सी विथ रेड, फिर से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आया जो आउटपुट में आके इधर आ गया, वही पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करेगा, इसीलिए डिस्पाइट ऑफ हैविंग फुल इनपुट वी आर गेटिंग द हाफ आउटपुट, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हाफ वेव रेक्टिफायर या आधा रेक्टिफिकेशन कर। सिंस द जो भी इनपुट वोल्टेज आपका आ रहा है वही इनपुट वोल्टेज सेम शेप का आउटपुट में आएगा, इसीलिए जो इनपुट का शेप होगा वही आउटपुट का भी शेप होगा, तो इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफाई बोल रहे हैं क्योंकि आउटपुट में सिर्फ हाफ ही आ रहा है डिस्पाइट द फुल इनपुट। इसी बात को हम लोग अब थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में भी अगर देखना चाहें तो आराम से देख के समझ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एंड सी वेरी केयरफुली। ये जो ग्रीन अभी आपका बढ़ा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो ग्रीन आपका अभी बढ़ रहा है यहाँ पर, ये जो ग्रीन पार्ट आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, तो देखो वो फॉरवर्ड बायस में पार्ट हो रहा था। अब रिवर्स बायस जब आ रहा है, व्हेन द रिवर्स बायस इज कमिंग, देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, देखो फिर फॉरवर्ड बायस जो आना शुरू हुआ तो देखो डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट यहाँ पर करेगा और आउटपुट यहाँ आपका मिल रहा है, यहाँ आउटपुट आपका मिल रहा है। और रिवर्स बायस देखो क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में कोई भी करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है। लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन, देखिए ग्रीन साइकिल जो जा रहा है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है जो आपका रेक्टिफायर से जा रहा है, तो करंट कंडक्ट कर रहा है, यू कैन सी द एरोज, मगर जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आया करंट कंडक्शन रुक गया क्योंकि रिवर्स बायस में ये जो डायरेक्शन है आपका रिवर्स बायस का, इसमें करंट कंडक्ट नहीं करता है, मगर फॉरवर्ड में कंडक्ट इस डायरेक्शन में करेगा। तो आप देख रहे हो, सो दिस इज वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड इन टीचिंग, और इलेक्ट्रॉनिकली जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, डिजिटली जो पढ़ा रहे हैं इमेजेस दिखा के, इससे तो समझना और भी आसान हो जाएगा। लेट्स सी
मगर हाफ वेव में कुछ डिसएडवांटेजेस है, इसीलिए तो हम लोग फुल वेव पढ़ते हैं। तो अभी जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर हाफ वेव में कौन कौन सा डिसएडवांटेजेस है। तब सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है द आउटपुट इज लो बिकॉज एसी सप्लाई डिलीवर्स पावर फॉर ओनली हाफ द साइकिल। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है आउटपुट इज लो। आउटपुट इज लो बिकॉज एसी सप्लाई, जो एसी इनपुट है, एसी सप्लाई डिलीवर्स पावर फॉर ओनली हाफ द साइकिल। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, आउटपुट कंटेन्स वेरी हाई एसी कंपोनेंट्स। क्योंकि ये तो पल्सेटिंग डीसी है ना, तो आउटपुट कंटेन्स वेरी हाई या मोर एसी कंपोनेंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट, इसी को बोला जाता है रिपल। ये वर्ड को अभी डिस्कस करेंगे। आउटपुट कंटेन्स मोर अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट कॉल्ड रिपल्स, देयरफॉर heavy filter circuits are required. Heavy filter circuits are required to smooth the output. तो आपका एसी जो है ना बेटा, डीसी में एसी कंपोनेंट्स बहुत हाई है, इसलिए हेवी फिल्टर्स लगेगा और इसी को रिपल बोला जाता है। तो हेवी फिल्टर्स लगना इज कॉस्टली अफेयर, प्लस आउटपुट भी कम है, पावर भी कम जा रहा है, देयरफॉर इट इज अ डिसएडवांटेजियस पॉइंट। देखो बेटा, रिपल क्या है इसको समझो। रिपल एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब ये होता है द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, जो पानी में ईंटा मारते हैं आप, तो कैसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो बन जाता है, इसी को रिपल बोलते हैं। समझ में आ गया बात? रिपल आर से है, तो इसी को रिपल बोलते हैं। तो यहां इलेक्ट्रिकल में और डायोड में और रेक्टिफायर में रिपल क्या है? रिपल इज डीसी में एसी। What is the output? It is a pure DC. देखो, what is rectifier? Rectifier is AC to DC. तो क्या रेक्टिफायर का कभी भी तुमने देखा है AC to DC ऐसा चित्र? ऐसा चित्र नहीं है। या तो वो ऐसा ऐसा रहेगा, या हाफ वेव है तो आपका लगभग ऐसा रहेगा। तो ये जो बातें हैं ना, तो यही है डीसी में एसी। तो डीसी में एसी है, इसी को रिपल बोला जाता है। तो देखो, ये लाल वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा डीसी का लाइन है, और लाल लाल जो पार्ट है वो एसी का पार्ट है। तो यही है रिपल फैक्टर, इसको हटाना है। तो रिपल फैक्टर इज पी डीसी बाई पी एसी। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो यही रिपल फैक्टर या रिपल जो है ना, हाफ वेव में ज्यादा है। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव rectifier, the last topic of half. Now let's see the efficiency of your half wave rectifier. What will be the efficiency of half wave rectifier? सबसे पहला तो हम लोग efficiency वर्ड को समझे। This is efficiency, this is its symbol. Efficiency का मतलब ही होता है output by input. Efficiency का क्या मतलब होता है? output by input. ठीक है। अगर किसी भी चीज का efficiency निकालना है, तुमको अपने आप का efficiency निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आउटपुट क्या है? मान लो तुम काम क्या करते हो, तुम हो पढ़ने वाले बच्चे, यू आर अ स्टूडेंट। तो तुम्हारा अभी जो काम है वो है पढ़ना, और इनपुट क्या है? इनपुट है तुम्हारा खाना, नहाना, सोना। सोना जरूरी नहीं, सो पाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, दिमाग नहीं काम करेगा। तो सोना इनपुट है, खाना नहाना हो गया, मोबाइल रिचार्ज करना, क्योंकि ऑनलाइन कुछ हेल्प लेना है, सहेली से बात करने के लिए मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, तो यार ये तो बड़ा इनपुट आउटपुट का मैचिंग। तो वो काम ही कुछ और कर रहे हो, तो फिर वहां सहेली से बात करने वाले एफिशिएंसी निकालो। पढ़ने का इनपुट आउटपुट क्या है? पढ़ने का इनपुट आउटपुट में मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, मोबाइल से बात कर रहे हो, तो वो सब पार्ट ऑफ इनपुट है। तो तुम अपने 24 घंटे के रूटीन में देखोगे तुमने इनपुट्स कितना लिया और आउटपुट क्या दिया। तुमने कितना अपने ऊपर खर्च किया है पर मंथ, और तुमने उस पर मंथ के एक्सपेंस पे तुमसे आउटपुट क्या निकला। तुमने समाज को, सोसाइटी को, या खुद को, या अपने पड़ोसी को, या अपने संसार को क्या दिया। What you have given today, what you have given in this year, what you have given in this month, what you have given in your whole lifetime.
तो उसी को बोला जाता है आउटपुट बाय इनपुट। हर इंसान को बेसिक नीड जरूरत है, जो बेसिक नीड्स है वही है इनपुट। बाकी जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी एफिशिएंसी को घटा रहा है। किसी भी चीज की एफिशिएंसी अगर लेस देन 50% है, इट इज अनयूजेबल। तो नोट करके एक बार पहले ही लिख देते हैं लाल से, नोट करके, efficiency of half wave rectifier is 40.6%, which is less than your 50%। तो अगर तुम्हारा भी एफिशिएंसी लेस देन 50% है, यू आर अनएम्प्लॉयबल, आप उस लायक ही नहीं हो कि आपको कोई भी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी तो भूलिए जाओ, कोई जो नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए यू शुड बी इंप्लॉयबल, तो पहले बनो, फिर अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड का सेंटेंस आएगा। अभी आप अनएम्प्लॉयबल है अगर आपकी एफिशिएंसी लेस देन 50% है, फिर आप इंप्लॉयबल हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि सर हम इंप्लॉयबल तो हैं मगर इंप्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। तो अभी आप जो पढ़ रहे हो वो इंप्लॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, वो आप इंप्लॉय, हाँ समझ गए ना। तो अभी आप अनएम्प्लॉयबल हो, आपको अभी रिक्रूट किया ही नहीं जा सकता है, आप उस लायक ही नहीं हो। क्यों जी? क्योंकि आपने एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाया है। तो हमने अपनी जिंदगी में जो जो इन्वेस्ट किया है, ये कपड़ा पहना है, दिस इज ऑल्सो इनपुट, ये मेरे पेन खरीदा है, दिस इज ऑल्सो इनपुट, मगर इसका आउटपुट क्या मिल रहा है? तो ये चीज आप जिस दिन खोपड़ी में बात फिट कर लेंगे, सो यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन ऑफ योर लाइफ। सो एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट। रेक्टिफायर का बात करो, व्हाट इज रेक्टिफायर? Rectifier is AC by pulsating DC. So what will be the its efficiency? Efficiency will be output by input. तो आउटपुट क्या है यहां पर बताओ? डीसी, डीसी आउटपुट, और इनपुट क्या है यहां पर? एसी। मगर हम लोगों को आउटपुट किस टर्म्स में निकालना है? करंट टर्म्स में, वोल्टेज टर्म्स में, पावर टर्म्स में, किसी और टर्म्स में? सो वी आर गोइंग टू फाइंड द पावर। So we have a formula of power. So the efficiency of half rectifier will be PDC by PAC, यानी कि आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। डीसी का मतलब हो गया आपका, डीसी पावर का मतलब हो गया आउटपुट, और एसी का मतलब हो गया इनपुट। So now you're getting the things. How the efficiency is found out? Efficiency is found out by output by input. Rectifier डिवाइस की बात करेंगे तो उसका आउटपुट डीसी है, तो आपका ऊपर में डीसी हो जाएगा न्यूमरेटर में, और इनपुट क्या है? एसी है। समझ में आ गया बात? जो भी मार्क्स आपको आया है, परसेंटेज मार्क्स जो आया वही तो एफिशिएंसी है। मान लो तुमको 75% मार्क्स आया अपना फाइनल ईयर में, तो तुम्हारा एफिशिएंसी क्या हो गया? 100 वाज योर इनपुट एंड यू गॉट 75। यस, तो यूर 0.75 एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, चलेगा गाड़ी। लेस देन 50% तो गवर्नमेंट जॉब भी बोल दिया है कि सरकारी फॉर्म ना भरना, अगर 50% से कम है तो कोई फॉर्म ना भर सकोगे। तो जब गवर्नमेंट ही आपको 50% अलाउ नहीं कर रहा है, तो हाउ द लाइफ एंड अदर थिंग्स फॉर एम्प्लॉय। जल्दी से देख लो। तो एफिशिएंसी इज योर पीडीसी बाय डीसी पावर आउटपुट, डीसी पावर आउटपुट बाय एसी पावर इनपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, या पीडीसी बाय पीएसी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एफिशिएंसी बाय पावर का फॉर्मूला डीसी के फॉर्म में आई स्क्वायर डीसी, क्योंकि डीसी है ना आउटपुट, इनटू आरएल। आरएल क्या बेटा? लोड रेजिस्टर, या आउटपुट का जो भी लोड होगा। और एसी पावर इनपुट को हम लोग लिख सकते हैं, एसी को हम लोग लिखते हैं आरएमएस। ठीक है, एसी इज आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। तो आई स्क्वायर आरएमएस इनटू आरएफ प्लस आरएल। अच्छा, ये आरएफ क्या है? आरएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ठीक है, उसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग फिर से चेंज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू में। तो जब आप इसको मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो यू विल बी कमिंग अ फॉर्मूला यू हैव मस्ट हैव रेड इन नेटवर्क थ्योरी, आई एम बाई पाई का होल स्क्वायर इनटू आरएल। और इसको जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम आई एम बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू आरएफ प्लस आरएल। अब बोलोगे सर हम लोग तो फॉर्मूला आई एम बाई 2 पाई पढ़े थे और 2 आई एम बाई 2 पढ़े थे, तो यहां पर ऐसा कैसे आ गया? बेटा इसलिए कि हाफ वेव है, इसीलिए आई 2 आई एम बाई पाई और आई एम बाई रूट 2 यहां नहीं लगेगा, क्योंकि ये हाफ वेव की बात हो रही थी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी कमिंग अ सिंपल 4 आर एल बाई पाई स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल।
फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 4 को पाई से, तो यू विल बी कमिंग 0.406 अपॉन 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। ठीक है, तो अगर आप विलेट इग्नोर आर एफ, क्यों? बिकॉज आर एफ इज मच मच लेस देन आर एल। तो जब इसको जीरो कर दोगे तो एफिशिएंसी विल बी 0.406 and percentage efficiency will be 40.6%. So the percentage efficiency of half wave rectifier is 40.6%, where RF is forward resistance of diode. Forward resistance of diode. And RL is load resistance. RL is load resistance. ठीक है, तो डेरिवेशन तो जनरली नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में, मगर बेटा आपको याद रखना चाहिए कि ये 40.6% होता है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। यूट्यूब में देख रहे हो, ऐप में देख रहे हो तो शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में वी आर कमिंग विथ फुल वेव रेक्टिफायर एंड सम क्वेश्चंस। थैंक यू।